इसी कारण से क्या, क्योंकि इनमें से लगभग लगभग डायरेक्ट ही आता है आपका, ठीक है ना। इसी कारण से मैं केस लो पे ज्यादा, जो मिसलेनियस वाला जो अपना पोर्शन है लॉ के सिलेबस में, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूँ। आओ जी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक्ट नवा 1932 का असेंट 8 अप्रैल 1932, एन एक्ट टू डिफाइन अमेंड द लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप, ठीक है जी। वेयर जहां पर एक्सपीडियंट है कि डिफाइन किया जाए, अमेंड किया जाए लॉ रिलेटेड टू द पार्टनरशिप, इट इज हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज, ठीक है जी। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, ठीक है जी। होल ऑफ द इंडिया हो गया, केम इनटू फोर्स, अंडरलाइन कर लो, 1 अक्टूबर 1932, एक्सेप्ट सेक्शन 69, विच शैल कम इनटू फोर्स। 69 कब आया है? 1 अक्टूबर 1933, ठीक है ना। इसको अंडरलाइन कर। सिंपल, एन एक्ट ऑफ फॉर्म मतलब कोई एक्ट या फिर ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर्स के द्वारा, या फिर बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म व्हिच गिव्स राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, ठीक है ना, वो एक्ट ऑफ द फर्म बोला जाता है। बिजनेस इंक्लूड्स टॉप, टीओपी, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। सी, ये बहुत पूछते हैं, ध्यान रखना बी का। बिजनेस होता है टॉप का, बिजनेस याद करना, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट, ठीक है जी। थर्ड पार्टी मतलब रिलेशन टू ए फर्म और टू ए पार्टनर देयर इज मींस कोई ऐसा बंदा जो पार्टनर नहीं है फर्म के अंदर, ठीक है जी। सीधा सिंपल आगे आ जाओ, एप्लीकेबिलिटी छोड़ दो। डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, सीधी सिंपल सी बात है, कलेक्टिवली जो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है, इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाते हैं। पार्टनरशिप इन द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है जी। जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्रीड हुए हैं, किसके? बिजनेस के। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है जी। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक बात है जी। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स, ठीक है जी। इंडिविजुअली तो पार्टनर्स बोले जाते हैं और कलेक्टिवली इनको फर्म बोलते हैं, और जब ये अपना नाम रख लेते हैं तो वो फर्म नेम कहलाता है। पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, बहुत पूछा जाता है नेट में, ध्यान रखना। यह स्टेटस के द्वारा जनरेटेड नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जनरेटेड होती है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस, एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन ए फैमिली बिजनेस एज सच, और या फिर बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स। ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर, ये हिंदू जॉइंट फैमिली के जो मेंबर हैं जो एक धंधा चलाते हैं, ठीक है ना, वो पार्टनर्स नहीं है। और बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है ना, ये पार्टनर्स नहीं है। बर्मीज बुद्धिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय बर्मा अपना हिस्सा होता था, रिसेंटली अलग हुआ था 1932 के उसमें, शायद 1910 में बर्मा, बर्मा हमारा ही हिस्सा था। नंबर 6 पे आ जाओ, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। इन डिटरमाइनिंग वेदर के, इन डिटरमाइनिंग, ये डिटरमाइन करने में कि वेदर एक ग्रुप ऑफ जो पर्संस हैं वो पार्टनर्स हैं, फर्म है या नहीं है, क्या है, ठीक है जी। या फिर वेदर ये जो बंदे हैं वो पार्टनर है या नहीं है, ठीक है जी। रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन, उनके बीच में रियल रिलेशन क्या है, इसको रिगार्ड दिया जाएगा हमेशा, बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय ऑल रिलेवेंट फैक्ट, जो भी रिलेवेंट फैक्ट रहेगी सभी को दिखाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन एक, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स या फिर ग्रोस रिटर्न, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट कर लिया है या ग्रोस रिटर्न को कर लिया है, जो कि अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी हुआ है किसी बंदे के द्वारा, होल्डिंग ए जॉइंट या फिर कॉमन इंटरेस्ट, जिसका जॉइंट या फिर कॉमन इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो पार्टनर नहीं बनाता है उसे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, कोई बंदा रिसीव करता है क्या, शेयर इन प्रॉफिट, किसके? बिजनेस में से, या फिर पेमेंट जो कि कंटिजेंट अपॉन अर्निंग प्रॉफिट में है, या फिर वेरिंग विद द प्रॉफिट्स, या फिर प्रॉफिट के साथ वेरी होती रहती है, यानी कम ज्यादा होती रहती है, जो बिजनेस के द्वारा अर्न है, डज नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक हिम ए पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, उसको पार्टनर नहीं बनाता है वो। एंड इन पर्टिकुलर द रिसिप्ट ऑफ सच शेयर ऑफ पेमेंट, कौन कौन सी? किसके द्वारा? एक लेंडर ऑफ मनी के द्वारा, जिसने पैसा उधार दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, और वो क्या करता है, अब पैसा और इंटरेस्ट लेता है, ठीक है जी, वो बंदा पार्टनर नहीं है। एक सर्वेंट या फिर एक एजेंट जो रिम्यूनरेशन पर है, यानी वो सैलरी पे रखा हुआ, वो पार्टनर नहीं है। और कौन है? विडो है या फिर चाइल्ड है, बच्चा किसी का किसी मृतक पार्टनर का, एज एन्यूटी, वो एन्यूटी मेच्योरिटी पे ले रहा है, ठीक है जी, ध्यान रखना, वो पार्टनर नहीं है। बी, एक प्रीवियस ओनर है और पार्ट ओनर है किसका? बिजनेस का, एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ द गुडविल, जिसने गुडविल के बदले में
पैसा ले लिया है, बेच दी उसने गुडविल, ध्यान रखना वो पार्टनर नहीं है। डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर ए पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग द बिजनेस। पार्टनरशिप एट विल, सीधा सिंपल, अगर अपनी इच्छा पर है, उसका टेन्योर बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, ठीक है जी, अपनी इच्छा पे पार्टनरशिप बनाओ, जब कभी मर्जी करे उसको बंद कर दो, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या फिर अंडरटेकिंग के लिए होता है, ठीक है जी। 8 के ऊपर आ जाओ, सॉरी 9 के ऊपर आ जाओ, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। जनरल ड्यूटीज रहेगी पार्टनर्स की। जनरल ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी, मैं यहाँ से देख के एक बार करा देता हूँ आपको जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा। हम्म, देखो जी जनरल ड्यूटी क्या क्या है। सिंपल, सारे के सारे ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, फेथफुल और जस्ट रहेंगे एक दूसरे के प्रति, और सौंपेंगे हमेशा असली वही खाते, और फुल पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है जी, जो भी अफेक्ट करती है पार्टनर्स को और उनकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है जी। 10 ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, दूसरी ड्यूटी क्या है, इंडेमनीफाई करेंगे लॉस से जो कि फ्रॉड के द्वारा जनित है। किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर दिया, उसके फ्रॉड से पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया है, ठीक है जी, इंडेमनीफाई करेंगे उसको। 11 डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग, ठीक है जी। यह कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है। सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरिड बाय कंसेंट, ये कंसेंट के द्वारा चेंज भी कराया जा सकता है, पर कंसेंट सबकी चलेगी, अंडरलाइन करो ऑल दी पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एंड सच कंसेंट में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकती है, नॉटविथस्टैंडिंग दैट कंटेन इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है जी। सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट द पार्टनर शैल नॉट कैरी, यस, अगर पार्टनर चाहें तो उस पार्टनर जाने वाले पार्टनर को या उसको उस बंदे को जिसने अपनी गुडविल बेच दी उसको कह सकते हैं कि भाई सेम बंदा मत करियो। कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है जी, उसके ऊपर फर्क नहीं डलेगा। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस 12 के अंदर लिखा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर, उसके पास राइट रहेगा कि वो टेक पार्ट कर सके किसमें, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड द diligently to his duties in the conduct of the business, ठीक है जी। एनी डिफरेंस कोई भी अराइज हो जाता है जो कि ऑर्डिनरी मैटर में है, जो कनेक्टेड विद बिजनेस है, वो डिसाइड कर लिया जाएगा मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर से, बस इतना कर लो। डी एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट, हमेशा कॉपी और बुक्स अकाउंट जो है उनको हमेशा इंस्पेक्ट कर सकता है। 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है जी, म्यूचुअल मिले जुले राइट्स उनके आपस के राइट। एक पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रिम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यस, पार्टनर मिलकर काम करते हैं ना कि सैलरी पर। बी पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली द प्रॉफिट, प्रॉफिट को इक्वल शेयर करेंगे, एंड शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस। वेयर जहां पर पार्टनर एंटाइटल है इंटरेस्ट का ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है जी। जहां पर पार्टनर यदि एंटाइटल है कि वो इंटरेस्ट भी लेता है तो ध्यान रखना वो हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं, ये म्यूचुअल राइट्स है उनके। एक पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6%। कर लिया ना मैंने, इसमें रिकॉर्ड कर दिया ना। चलो जी, प्रॉफिट में मिलेगा। एक बंदा मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस कोई पेमेंट करता है या फिर एडवांस जो देता है बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल से एक्स्ट्रा, ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल हो जाएगा जो कि उसको 6% पर एनम पर दिया जाएगा, पेमेंट उसी करी जाएगी, ठीक है ना। द फर्म शैल इंडेमनीफाई ए पार्टनर इन रिस्पेक्ट टू द पेमेंट, फर्म जो है पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी। एक सेक्शन हमने पढ़ा था जिसके अंदर पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई कर रहा था, 10 के अंदर बेसिकली जो भी उसने फ्रॉड प्ले किया। यहाँ पर क्या है, 13 के अंदर फर्म कर रही है उसको इंडेमनीफाई, किसको, पार्टनर को, इन अगेंस्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम, जो भी उसके द्वारा इनकर करी गई है। इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जो भी ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस उसके अंदर, ठीक है जी। इन डूइंग सच एक्ट, और यह काम करते समय इज एन इमरजेंसी फॉर, कोई इमरजेंसी आ गई थी और जो फर्म है उसके राइट्स और उसके बेनिफिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया था, ठीक है, उसने पेमेंट कर दी, कोई बात नहीं, सिर्फ उसके लिए। एफ एक पार्टनर शेल इंडेमनीफाई द फर्म किसी भी लॉस के लिए जो कि कोज किया गया उसके विलफुल नेग्लेक्ट के कारण,
जो कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म में किया गया है, ठीक है। 14 द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, subject to contract between the partners, the property of the firm includes all property, underlying property includes all property and rights, underlying rights भी हैं, and interest in the property originally brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise, ठीक है जी। ध्यान रखना, स्टॉक में जो है वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, एक्वायर करी गई है परचेज के द्वारा या फिर अदरवाइज वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, और बाय और फॉर द फर्म और फॉर द पर्पस ऑफ द इन कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इंक्लूड्स आल्सो गुडविल, गुडविल भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, इसके अंदर से सवाल आ जाता है, स्टॉक के अंदर से सवाल आ जाता है, सेल परचेज में सवाल आ जाता है और गुडविल से सवाल आ जाता है। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ही है, अनलेस जब तक कि कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना हो जाए, प्रॉपर्टी और राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। पैसे से जो कुछ भी एक्वायर हुआ, जो फर्म पैसा किसका है, वो फर्म का पैसा है, तो फिर फर्म की प्रॉपर्टी। 15 एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म टू द फर्म। 16 पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय द पार्टनर्स, ठीक है जी। देखो अगर पर्सनल प्रॉफिट अर्न करे गए हैं और उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म का यूज किया गया है, तो जो भी खाते आ रहे हैं तो वो रेंडर करने पड़ेंगे, वो पैसा किसको सौंपना पड़ेगा, फर्म को सौंपना पड़ेगा। सेवरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यदि कोई पार्टनर ड्राइव करता है कोई प्रॉफिट अपने खुद के लिए, किससे, फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, फर्म की ट्रांजैक्शन से, या फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस कनेक्टेड विद द फर्म, या फिर फर्म नाम का यूज करके, ही शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म, ये फर्म को देगा। इफ यदि पार्टनर कैरीज करता है कोई बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, उसी नेचर का, ठीक है जी, जो उससे पैसा आ रहा है, लेट्स से कोई सोम समोसे पार्टनरशिप फर्म है, सोम समोसे के जैसा ही सोम सोम समोसे, सोमवार समोसे, सोमवारी समोसे या सोमदेव समोसे, इस हिसाब का है, तो सेम टू सेम हो गया। आ जा भैया, इधर ही देगा, एक ही जगह देगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, सिंपल आ जाओ, जहां पर चार्ज ओकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, चेंज ओकर, सॉरी चेंज जो है वो आ गया है किसमें, जो भी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर आ गया है, तो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज जो रहेंगे पार्टनर्स के इन रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज, एज फार एज दे वर, मे बी, ठीक है जी। वो अब बेसिकली क्या है, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है जी, और जो जो पुराने जो पार्टनर हैं उनकी जो राइट और लायबिलिटी वो सेम रहेंगी। लेट से अगर चेंज करनी है तो नया कर दो उसको, ठीक है ना, चेंज करनी तो हो सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ बात ही नहीं करी उनके ऊपर, तो उनकी राइट्स एंड लायबिलिटी सेम रहेगी जो पहले थी। वेयर, जहां पर फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म continues to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same they were before at the, जो एक्सपायरी से पहले थे वो, ठीक है। इसी पे आ जाओ सीधा सिंपल इसको, see where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertaking carries out other adventures, किसी दूसरे एडवेंचर में जाएंगी, ठीक है ना, सीधा सिंपल है, तो भी सेम रहेंगी। लेट्स से अगर कुछ चेंज करना तो चेंज हो जाएगा। चैप्टर 4, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, यस एजेंट रहेंगे वो फर्म के, ठीक है जी। 19 implied authority of partners as agent of the firm, yes subject to the provision section 22 में जो लिखा है एक्ट ऑफ द पार्टनर जो है उसको एक्ट ऑफ द फर्म समझा जाएगा, ठीक है जी, और वो बाइंड कर देगा फर्म को। द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन कॉल्ड हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी, वो क्या है, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी, अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी से वो बाउंड कर देगा किसको, फर्म को। नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूज कस्टम ट्रेड ऑफ द कंट्री द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम, ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है इससे क्या अथॉरिटी या क्या पावर नहीं आती है पार्टनर के पास कि वो सबमिट कर सके किसी डिस्प्यूट को रिलेटेड टू द बिजनेस, कहाँ, आर्बिट्रेशन के पास, ठीक है जी। बैंक खाता खुलवाए, ठीक है जी, अपने नाम पर, ठीक है जी, कॉम्प्रोमाइज कर दे या फिर छोड़ दे कोई भी क्लेम या पोर्शन ऑफ द क्लेम, कहाँ, फर्म का, विड्रॉ कर ले कोई सूट, ठीक है ना, या एडमिट कर ले फर्म के बिहाफ पर किसकी, फर्म की लाइबिलिटी, एक्वायर कर ले कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ट्रांसफर कर दे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि फर्म से संबंधित रखती है, या फिर पार्टनरशिप के अंदर एंटर इनटू हो जाए किसी दूसरी में फर्म के बिहाफ पर, ये काम नहीं कर सकता है, ए बी सी डी एफ जी नहीं कर सकता है। ये उल्टा कर दिया ना, एफ एच जी, एफ जी एच होना चाहिए था, ये ब्रैकेट में भी ऐसे है क्या, ब्रैकेट में तो ठीक है। चलो, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, देखो जी जो भी अब इनको अथॉरिटी वगैरह मिली है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है जी, इम्प्लाइड अथॉरिटी पे कैसे होगा,
बाय कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक है ना, बिटवीन द पार्टनर एक्सटेंड भी करी जा सकती है और रिस्ट्रिक्ट भी करी जा सकती है, क्या, इम्प्लाइड अथॉरिटी किसी भी पार्टनर की। Notwithstanding any such restriction, any act done by the partner on behalf of the firm which falls within the implied authority binds the firm, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता रिस्ट्रिक्ट कर दी है या बढ़ा दी गई है, अगर पार्टनर ने कोई भी काम कर दिया है फर्म के बिहाफ पे, ठीक है जी, अनलेस वो क्या करेगा, बाइंड कर देगा फर्म को, अनलेस जब तक कि पर्सन विद whom he is dealing, जिसके साथ वो बंदा डील कर रहा था, जानता ना हो कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हो और ये बंदा अथोराइज नहीं है इस लेवल पर फर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। 21 पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, देखो जी सीधी सिंपल सी बात है, जो भी बढ़िया ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी इमरजेंसी और बेकार समय में अपने खुद के काम को बचाने के लिए काम करेगा, इमरजेंसी में फर्म के काम को बचाने के लिए जो भी काम करेगा फर्म को बाइंड कर देगा, ठीक है ना। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। बिल्कुल ठीक बात है जी, अब इंटेंशन होगी बेसिकली और एक्ट कर देगा जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होता है। 23 इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय द पार्टनर, यस एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, एविडेंस रहेगा फर्म के केस में इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। Effect of notice to acting partner, notice to partner who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that part। छोड़ दो आगे, छोड़ दो होल्डिंग आउट पे आ जाओ भैया, सिंपल। एनीवन जो शब्दों के द्वारा, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो या अपने व्यवहार के द्वारा खुद को रिप्रेजेंट कर देता है या फिर जानते बूझते हुए रिप्रेजेंट होने देता है कि वो पार्टनर है एक फर्म में, वह लाइबल हो जाएगा लाइक ए पार्टनर उस फर्म में टू एनीवन किसी भी दूसरे बंदे के अगेंस्ट में के लिए हु हैज ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन, जिसने उस बंदे की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर विश्वास करके फर्म को क्रेडिट दे दिया है, उधार दे दिया है। वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो ये बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है या रिप्रेजेंट होने दे रहा है टू बी ए पार्टनर डज और डज नॉट नो दैट, वो यह जानता है या नहीं जानता है कि ये रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट, कि वो सामने वाले बंदे को ये रिप्रेजेंटेशन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक होगा। लेट्स से उस थर्ड पर्सन ने या उस क्रेडिटर ने फर्म को पैसा दिया तो ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंटेशन पहुंच गई ना, उस बंदे ने विश्वास कर लिया ना रिप्रेजेंटेशन पे, अच्छा तो ये दिखा रहा है कि तू उस फर्म के अंदर पार्टनर है, हाँ चलो मैं मान लेता हूँ और ये लो फर्म को उधार दे दिया। ये बंदा जो कि पार्टनर नहीं है सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाउंड हो जाए। वेदर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, यदि बिजनेस कंटिन्यू कर गया उसके ओल्ड नेम के अंदर, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम, और पुराने नाम के हिसाब से चल रहा है, or of the deceased partner's name as part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable। ध्यान रखना होल्डिंग आउट तो हो चुका है लेकिन जो मृतक पार्टनर है वो मर चुका है, जैसे कि ए बी एसोसिएट्स, अमिताभ बच्चन एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है, लेट्स से अमिताभ बच्चन मर जाए कल को, ठीक है जी, मिस्टर हाँ हाँ मर जाए, ठीक है जी, अब क्या होगा उसके पुराने नाम पे चल रही, ध्यान रखना सिर्फ इस कारण से जो अमिताभ बच्चन के जो बेसिकली वो हैं एलआर्स वगैरह है या उसकी जो पर्सनल संपत्ति वो लायबल नहीं हो जाएगी, ये होल्डिंग आउट का एक्सेप्शन है। वरना ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी बंदे ने उधार दे दिया है और उसको अगर चुकाने की बात आ गई और अगर प्रॉपर्टी बिकेगी तो वो बंदा जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी भी बिकेगी, ठीक है जी, सिंपल। राइट ऑफ द ट्रांसफर, राइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, ठीक है जी, एक पार्टनर है वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है और जिस बंदे ने ये इंटरेस्ट रिसीव किए हैं वो है ट्रांसफरी। एक ट्रांसफर होगी एक पार्टनर के द्वारा अपने इंटरेस्ट की, किसमें, फर्म के, इधर या तो एब्सोल्युटली या फिर बाय मॉर्गेज
और बाय क्रिएशन बाय हिम ऑफ ए चार्ज या फिर चार्ज के थ्रू ऑफ सच इंटरेस्ट के डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी, वो एंटाइटल नहीं करता है ट्रांसफरी को ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ द फर्म, जब तक ये फर्म चलती रहेगी कंटिन्यू रहेगी, कि वो इंटरफेयर करे इन द धंधे ऑफ द बिजनेस में, ठीक है जी। और टू रिक्वायर अकाउंट्स, और अकाउंट्स मांगे या फिर इंस्पेक्ट करे बुक्स को किसकी, फर्म की, बट एंटाइटल्स कर देती है ट्रांसफरी को ओनली, कि वो सिर्फ रिसीव करे शेयर इन द प्रॉफिट ओनली, ठीक है जी, ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर से, और ट्रांसफर पार्टनर के बेसिकली। एंड ये जो ट्रांसफरी है शेल एक्सेप्ट करेगा अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एग्रीड टू बाय द पार्टनर, जो भी पार्टनर्स के द्वारा एग्रीड करे जाएंगे ना, जो भी अकाउंट रहेंगे। भाई देखो सीधी सिंपल सी बात है, एक पार्टनर ने क्या किया, जैसे मैं एक पार्टनर हूँ पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मैंने एक, आप थर्ड पर्सन हो, यू आर नॉट द पार्टनर, मैंने अपने जो राइट थे आपको ट्रांसफर कर दिए, मैं ट्रांसफरर बन गया, आप ट्रांसफरी बन गए, ठीक है जी। तो आप अपनी नाक नहीं डालोगे धंधे में, कभी लेके पहुंच जाओ अपनी टांग अड़ाते रहो, नहीं आप नहीं करोगे, ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु जितना मेरा शेयर था ना प्रॉफिट में, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप बोलोगे भाई चलो ठीक है, पिछले साल तो तुमने सिर्फ मेरे को 10,000 रुपए ही दिए, ठीक है जी, इस बार तो तुम्हारा धंधा अच्छा हुआ है, मेरे को अकाउंट बुक दिखाओ। ये लो, जो भी अब पार्टनर आपको दिखाएंगे वही आपको मानना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से जाके इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, यू डू नॉट हैव एनी राइट। 30 स्टार, ये 28, 29, 30 तीनों के स्टार लगा लेना। माइनर्स एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, क्या किसी माइनर को एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप किया जा सकता है? यस, सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जा सकता है। ए पर्सन हु इज ए माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट मे नॉट बी ए पार्टनर बट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर, अंडरलाइन कंसेंट ऑफ द पार्टनर फॉर द टाइमिंग के लिए ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर, उसको बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप के लिए एंटाइटल किया जा सकता है, उसको एडमिट किया जा सकता है सिर्फ बेनिफिट के लिए। सच माइनर के पास राइट रहेगा कि वो शेयर करेगा प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स, ठीक है जी, ऑफ द फर्म एज में एग्रीड अपॉन, जितना भी एग्रीड हुआ है, एंड ही मे हैव एक्सेस, उसके पास एक्सेस रहेगा कि वो इंस्पेक्ट कर सके जितनी भी कॉपीज और अकाउंट्स वगैरह है फर्म की। ये जो माइनर है वो शेयर करेगा, उसका शेयर जो है लाइबल रहेगा एक्ट्स ऑफ द फर्म के लिए, बट माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, इस पे स्टार लगाना है नंबर 3 के ऊपर। सच माइनर नंबर 4 मे नॉट सू द पार्टनर, अंडरलाइन करो, मे नॉट सू द पार्टनर फॉर अकाउंट और पेमेंट, अकाउंट या पेमेंट के लिए सू नहीं करेगा, ऑफिस शेयर, उसके शेयर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म के लिए, सेव व्हेन सर्विंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड इन सच केस अमाउंट ऑफ हिज शेयर शैल बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन मेड, जो भी करी जाएगी सेक्शन 48 के द्वारा, ठीक है जी। सीधा 5 के ऊपर इलेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं, प्रोवाइड, परंतु यह बता दिया जाता है कि सारे के सारे जो पार्टनर है जो एक्टिंग टुगेदर एक साथ काम कर रहे हैं, और एनी पार्टनर एंटाइटल टू डिसॉल्व द फर्म, और कोई बंदा जो है एंटाइटल टू डिसॉल्व द फर्म है अपॉन नोटिस ऑफ अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर को नोटिस देने के बाद में इलेक्ट, वह चूज कर सकता है इन सच सूट, अपने सूट के अंदर कि वो डिसॉल्व करे फर्म को, एंड देयर अपॉन कोर्ट शैल प्रोसीड, आगे बढ़ जाएगी, प्रोसीड कर देगी विद द सूट, सूट के साथ एज वन फॉर डिसोल्यूशन, क्या, क्योंकि अब डिसॉल्व भी तो करना है, फॉर सेटलिंग अकाउंट, क्यों, अकाउंट सेटल करने हैं बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में, एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द माइनर शैल बी डिटरमाइंड अलोंग विद द शेयर ऑफ द पार्टनर। अब वो जो लिक्विडेटर है उसको अपॉइंट करेगी कोर्ट। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, दूसरे पार्टनर्स का जब असेट कैपिटल शेयर वगैरह का हिसाब लगाएगा, उसी समय वो उस माइनर के शेयर कैपिटल इंटरेस्ट का हिसाब किताब भी लगाएगा। 5वें पे एट द टाइम विद इन 6 महीने, जब वो बच्चा मैच्योर हो जाएगा तो अब उसको इलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि वो क्या वो पार्टनर रहना चाहता है या वो पार्टनर नहीं रहना चाहता है, ठीक है जी। अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो भी, पार्टनर नहीं रहना चाहता है तो भी, वो पब्लिक नोटिस देगा दैट ही हैज इलेक्टेड टू बिकम और दैट ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम ए पार्टनर इन द फर्म। सच नोटिस जो है वो डिटरमाइन करेगा अब उसकी पोजीशन क्या रहेगी उस फर्म के अंदर, प्रोवाइडेड दैट यदि वह फेल हो गया है नोटिस देने में तो इट शैल बिकम द पार्टनर, वो पार्टनर बन जाएगा, ठीक है जी। नंबर 6, जब वो पार्टनर एडमिट हो जाएगा माइनर to the benefit of the partnership of the firm, the burden of proving the fact that such person had the no knowledge of such admission until a particular date after expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person ascertaining the fact, जो भी, अब से सिंपल सा है इसको तो जान। नंबर 7, वेयर सच पर्सन बिकम्स ए पार्टनर, जहां पर ये बच्चा पार्टनर बनता है तो उसके राइट और लायबिलिटीज एज ए माइनर कंटिन्यूज अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स ए पार्टनर, जब तक चलते रहेंगे जब तक वो पार्टनर नहीं बन जाता, परंतु ही ऑल्सो बिकम्स, अब वो पर्सनली लायबल भी हो जाएगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में फॉर ऑल एक्ट्स, सभी एक्ट्स के लिए, किसके फॉर्म के, जो के डन, जो किए गए, सिंस ही वाज एडमिटेड टू द, रिट्रोस्पेक्टिवली हो जाएगा जब उसको एज ए पार्टनर टू द प्रॉफिट्स ओनली बनाया गया, ठीक है ना, उस समय से रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो जाएगी।
His share in the property and profits of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor. ठीक है जी, सिंपल, वही उसका शेयर बन जाएगा जो एंटाइटल्ड टू माइनर था। वेयर सच पर्सन इलेक्टेड नॉट टू बिकम ए पार्टनर, सीधी सिंपल सी बात है, हिज राइट और लाइबिलिटी शैल कंटिन्यू टू बी दोज, जब तक कि वो अप टू द डेट ऑन विच ही गिव्स अ पब्लिक नोटिस, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक तो वो प्रॉफिट लेगा, उसके बाद नहीं लेगा। उसका जो शेयर है शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, कोई भी एक्ट ऑफ द फर्म रहेगा उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। ठीक है जी, आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस, आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस के बाद, लायबिलिटी के लिए लायबल रहेगा ना, ऐसा तो है ना कि इससे लॉसेस भी बियर करवाएंगे। अगर वो चूज कर लेता है कि भैया मैं पार्टनर बनूंगा, तो रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट जब वो माइनर था उसको एडमिट टू द प्रॉफिट किया गया, उस डेट से लायबल हो जाएगा वो लॉसेस के लिए भी। एक्ट ऑफ द फर्म के लिए। अच्छा, एक्ट लॉसेस तो हर साल अपडेट होते हैं, वो तो जा चुके हैं, उनके लिए लायबल थोड़ा ना होगा, एक्ट ऑफ द फर्म के लिए लायबल होगा। ठीक है ना। C. He shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits in accordance with subsection 4। ठीक है जी। Nothing in the subsection 7 and 8 shall affect the provision of section 28। 28 के अंदर जो भी लिखा हुआ है होल्डिंग आउट वाला उसको अफेक्ट नहीं करेगा। आओ जरा इनकमिंग एंड आउटगोइंग देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी पार्टनर को, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, द प्रोविजन नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस विदाउट कंसेंट ऑफ, अंडरलाइन करो, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट होगी तभी इंक्लूड किया जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, एक बंदा हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्टनर इनटू ए फर्म डज नॉट देयर बाय बिकम लायबल, वो बिकम लायबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकम्स ए पार्टनर। लेट्स से 1 जनवरी 2026 को कोई नया पार्टनर आया है, तो सभी पार्टनर जो अपनी कंसेंट दे देंगे तो वो पार्टनर बन जाएगा। लेकिन किंतु परंतु जो 1 जनवरी 1926 2026 से पहले के जितने भी एक्ट ऑफ द फर्म है उसके लिए, किसी भी एक्ट के लिए वो बाउंड है। ठीक है ना। जिस डेट से वो पार्टनर बन जाएगा उस डेट के बाद जो भी एक्ट ऑफ फर्म है या उसका पर्सनल एक्ट है या दूसरे पार्टनर्स का एक्ट, उसके लिए लायबल हो जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कैसे कैसे होगा, with consent of all other partners in accordance with an express or agreement by the partners। ठीक है जी, where the partnership is at will, जहां पर यदि पार्टनरशिप एट विल है तो कैसे, नोटिस देकर राइटिंग में, किनको, ऑल ऑफ द पार्टनर्स, अंडरलाइन कर लेना ऑफ हिज इंटेंशन। ठीक है जी, मेरी इंटेंशन ऐसी कि मैं रिटायर कर रहा हूँ। नंबर 2, एक ही जो रिटायरिंग पार्टनर है मे बी डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, किसी लाइबिलिटी से, टू किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by course of dealing between such third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। सीधी सिंपल सी बात है, जब नॉलेज हो जाएगी रिटायरमेंट की, उसके बाद अगर मान लो कोई थर्ड पर्सन एक्ट भी कर रहा है तो वो लायबल नहीं रहेगा। लेट्स उसको नॉलेज नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद वो पार्टनर लायबल नहीं रहेगा, बट ही शैल रिप्रेजेंट जब तक नॉलेज ना हो जाए किसी, क्योंकि इसी कारण से नोटिस दिया जाएगा। जैसे ही नोटिस देगा वो कि भैया मैं रिटायर कर रहा हूँ या फिर मैं छोड़ रहा हूँ, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होनी तो डिसॉल्व हो जाएगी, अगर चेंज होना उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, कोई दूसरा ना तो दूसरा आ जाएगा, लाइबिलिटीज भी तो चेंज हो, ड्यूटीज भी तो चेंज होगी, अगर वो होनी तो वो हो जाएगी। नॉटविथस्टैंडिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम ए फर्म, फर्म से ही एंड द पार्टनर्स कंटिन्यू बी लायबल एज ए पार्टनर, वो एज ए लायबल, वो एज ए पार्टनर लायबल रहेगा थर्ड पार्टी के किसमें, किसी भी एक्ट जो कि डन किया गया है जब वो पार्टनर होता था फर्म के द्वारा, जो उसकी रिटायरमेंट से पहले हुआ है, डन बिफोर द रिटायरमेंट, अनटिल जब तक कि पब्लिक नोटिस ना दे दिया जाए रिटायरमेंट का। ठीक है ना। चलो, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो रिटायर्ड पार्टनर है वह लायबल नहीं होगा किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज ए पार्टनर। ठीक है जी, जिसको पता ही नहीं है कि फलाना बंदा इस पार्टनरशिप के फर्म के अंदर पार्टनर है या नहीं, और वो डील कर लेता है, वो तो फिर किसी भी सूरत में वो रिटायरिंग पार्टनर किसी भी सूरत में लायबल नहीं। Notices under subsection 3 may be given by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। आगे आ जाओ, एक्सक्लूजन कैसे, सॉरी एक्सपेल करेंगे किसी पार्टनर को। पार्टनर्स में नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म by any majority of the partnership as in exercise in good faith of the powers conferred by the contract between the partners। The provision of subsection 2, 3, 4 of section 32 shall apply to an expelled partner। एक सेकंड, 33 हम्म
यानी मेजोरिटी से नहीं करना पड़ेगा, सभी से करना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है। और 32 का 2 3 4 जो है वो कोई एप्लीकेबल हो जाएगा, जो भी पार्टनर इस तरीके से रिटायर हो रहा है या एक्सपेल जिसको किया जा रहा है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर 34 में, ठीक है जी, जहां पर एक पार्टनर को फर्म अपने आप को एडजुडिकेट करवा ले, डिक्लेयर करा ले कोर्ट से क्या कि भाई इंसॉल्वेंट है, ही सीजेस टू ए पार्टनर, उसी समय उसको सीज कर दिया जाएगा, ही इज नॉट पार्टनर, ठीक है जी। कब से? ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, जिस डेट पर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आया है कोर्ट का। वेदर और नॉट द फर्म इज देयर बाय डिसॉल्व, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई है कि नहीं हुई। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, अगर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स के अंडर फर्म इज नॉट डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं हुई है बाय एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर, कि किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। द एस्टेट ऑफ द पार्टनर, अब ये जो संपत्ति है पार्टनर की जो एडजुडिकेट हुआ है इंसॉल्वेंट, इज नॉट लायबल, वह लायबल नहीं रहेगी फॉर एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के लिए फर्म के। एंड द फर्म इज नॉट लायबल, और ना ही फर्म लायबल रहेगी किसी भी एक्ट के लिए जो भी इंसॉल्वेंट बंदा करता है। डन आफ्टर कब? डेट ऑन विच एडजुडिकेशन मेड, ठीक हो गया। लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, ठीक है जी, स्टेट के ऊपर जो किसकी एस्टेट है? डिसीज पार्टनर की एस्टेट है, ठीक है जी। लायबिलिटी कैसी रहेगी उसकी? वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, the estate of the deceased partner is not liable, underline करो, not liable for any act of the partner, any of the firm after his death। 36 rights of outgoing partner to carry on competing business agreements in restraining of trade, ठीक है जी। एक बंदा रिटायर हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, ठीक है जी, क्या वो सेम धंधा कर सकता है जो वो इन पार्टनर्स के साथ मिलकर करता था? An outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm, and he may advertise such business, but subject to contract to the contrary he may not। वो फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा खुद को कि वो सेम बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, फर्म का बिजनेस कर रहा है। ना ही सोलिसिट करेगा, ना ही सलाह मशवरा या परामर्श करेगा किनके साथ? जो भी बंदे डील करते थे पार्टनर्स या पुरानी फर्म के साथ, ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु जो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो शर्त बताई गई है, ठीक है ना, कि पर्टिकुलर समय के बाद या पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद जो है आप ये सेम काम कर सकते हो, ठीक है जी, सेम काम नहीं कर सकते हो इन केस आपने गुडविल सेल करी है या नहीं करी है, उस केस के अंदर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चलेगा काम। चलो जी, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, ठीक है जी। हुआ क्या? जो आउटगोइंग पार्टनर है उसने बहुत मेहनत करी है, तो अब क्या है, अब वो रिटायर होकर निकल रहा है, लेकिन क्या है, जो उसने मेहनत करी है उससे अब प्रॉफिट भी तो आ रहा है पार्टनरशिप फर्म को, उसमें से वो ले लेगा, सीधी सिंपल सी बात है। कितना? अंडरलाइन करो, 6% पर एनम के हिसाब से ले लेगा। और लेट्स से वो बेसिकली उसने शेयर लगा रखा है, प्रॉपर्टी लगा रखी है फर्म में, इन्वेस्टमेंट कर रखी है फर्म में, क्रेडिट दे रखा है फर्म को, तो अकॉर्डिंगली जितना बनता है उतना उसको वो वहां से रिसीव करेगा। ये मतलब नहीं है कि अपना पैसा भी नहीं लेगा, वहां से सब कुछ मिलेगा उसको, ठीक है जी। 38 पे आ जाओ, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। एक कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू ए फर्म, जो फर्म को दी गई है, और टू ए थर्ड पार्टी को, किस विषय में? इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, टू द कॉन्ट्रेरी रिवोक्ड एज ए फ्यूचर ट्रांजैक्शन, उसको एज ए फ्यूचर ट्रांजैक्शन रिवोक कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज से, यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में यदि हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म 39, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कैसे होगा? 40, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट के थ्रू, आगे आ जाओ। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसे? बाय एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट, ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है, मान लो 5 पार्टनर है, किसी एक को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो तो पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व होगी होगी, ठीक है जी। या फिर सभी सारे के सारे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, या फिर बाय हैपनिंग ऑफ एन कोई इवेंट हैपन हो जाए जिसके थ्रू यह अब अनलॉफुल हो चुका है बिजनेस ऑफ द फर्म का, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट वेयर लेट्स से 4-5 आदमी मिलके क्या है, पाकिस्तान के साथ जो है बिजनेस करते हैं, वहां से सामान मंगवाते हैं, वहां पे सामान भेजते हैं, अब इमरजेंसी लग गई, वॉर लग गई, तो क्या है, खत्म, अनलॉफुल हो गया बिजनेस से। प्रोवाइडेड, परंतु वेयर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर, जब एक से ज्यादा एडवेंचर या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग चल रही है किसी एक फर्म की, मान लो एक आधी लीगल होगी, दूसरी लीगल, तो दूसरी चल जाएंगी, ठीक है ना। 42 डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, कौन कौन सी? इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म, फिक्स टर्म के लिए था, वो टर्म एक्सपायर कर गई। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, और ये जो एडवेंचर अंडरटेकिंग ये खत्म हो चुकी हैं। सी बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, डी बाय द एडजुडिकेशन ऑफ द पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, अगर ये हो गई हैं तो डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप।
43 डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, बिल्कुल ठीक बात जी, अगर एट विल है और पहले करनी है वे द पार्टनरशिप एट इज विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। यस, सीधा सिंपल। 44 पे आ जाओ, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, इसमें कुछ चाहिए क्या, कोई अमेंडमेंट है क्या इसमें? नंबर तो नहीं है। है इसमें। सॉरी 46 में कब दैट के एक पार्टनर जो है हैज बिकम अनसाउंड माइंड, पागल हो गया है, ठीक है जी, इन विच केस द सूट में बी ब्रॉट एज वेल एज बाय नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पार्टनर हु हैज बिकम अनसाउंड माइंड एज बाय एनी पार्टनर, ठीक है जी। तो भैया एक बंदा पार्टनर पागल हो गया, ठीक है, डिसोल्व कर दो। दैट के एक पार्टनर जो है अदर देन द पार्टनर सुइंग, जो सू कर रहा है उससे अलग, हैड बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकेपेबल, इनकेपेबल हो गया है, ठीक है जी, अब वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, डिसोल्व कर दो, कोर्ट से डिसोल्व करा लेंगे। दैट द पार्टनर अदर देन द पार्टनर जो सू कर रहा है वह गिल्टी है किस कंडक्ट का, लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडाइशली द केयरिंग ऑन द बिजनेस, जो धंधे के लिए खतरनाक है, ठीक है जी, उसको निकलवा देंगे, पार्टनरशिप डिसोल्व करवा देंगे। कि एक पार्टनर जो कि अदर देन पार्टनर जो सू कर रहा है उससे अलग है, विलफुली या फिर परसिस्टेंटली कमिट करता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है जी, निकाल दो उसको, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। दैट एक पार्टनर जो कि केस डालने वाले इस पार्टनर से अलग है, हैज इन एनी वे ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को सारा का सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है या फिर अलाउ कर दिया है इस शेयर को कि चार्ज अंडर दिस प्रोविजन अंडर रूल 49 ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीपीसी, ठीक है जी, और हैज अलाउड इट टू बी सोल्ड इन द रिकवरी ऑफ एरियर्स, ठीक है जी, इस तरीके से बेच दिया है कि दूसरे का परमानेंट और एब्सोल्यूट राइट हो गया है, ठीक है जी, निकालो उसको, क्योंकि वो जिस बंदे ने ये राइट खरीदे हैं वो किसी भी समय इस पार्टनरशिप फर्म को में इंटरफेयर करेगा, बोले जी मैं तो अब बेचूंगा, मैं तो इसने बेच दी वो बेच दी, उसके केस फेस चल रहे, निकालो और उसकी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाओ। दैट के बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन सेव एट लॉस, ठीक है जी, सिर्फ नुकसान नुकसान हो रहा है भैया, इसलिए पार्टनर्स को निकालो। ऑन एनी ग्राउंड, कोई भी दूसरा ग्राउंड विच रेंडर्स इट जस्ट, जो जस्ट एंड इक्विटेबल रहे, दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व, कि भैया सारे मिलकर ये फैसला कर लेते हैं, ऐसा करते हैं भैया, डिसॉल्व कर देते हैं फर्म को, कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट से डिसोल्यूशन करवा लेंगे। लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, लायबिलिटी क्या रहेगी, जो भी एक्ट किया है पार्टनर ने डिसोल्यूशन के पश्चात, notwithstanding the dissolution of the firm, कि firm dissolve हो गई, the partners continues to be liable as such to third parties for any act, किसी भी एक्ट के लिए जो डन करे गए हैं किसी बाय एनी ऑफ द, उनमें से किसी एक के द्वारा, विच वुड हैव बीन एन एक्ट, जो कि एक्ट होता फर्म का यदि डन बिफोर डिसोल्यूशन किया जाता, अनटिल पब्लिक नोटिस, जब तक कि पब्लिक नोटिस ना दे दिया जाए डिसोल्यूशन का, ठीक है जी, लायबल हो जाएंगे, कहने का मतलब। प्रोवाइड, परंतु यह बता दिया जाता है कि जो एस्टेट है पार्टनर की, हु डाइज, जो मर गया है, या हु हैज, जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, या हु हैविंग नॉट हैविंग बीन नोन टू, या फिर जिसके बारे में पता ही नहीं कि ये पार्टनर है, ठीक है, जो किसी दूसरे बंदे ने कोई एक्ट कर दिया है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर कर गया है फर्म से, इज नॉट लायबल, वह लायबल नहीं रहेगा अंडर दिस सेक्शन फॉर किसी भी एक्ट जो किसी पार्टनर ने कर दिया है। नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन 1 में बी गिवन बाय एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर के द्वारा दिया जा सकता है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस अमाउंट ऑफ, यस, राइट रहेगा, डिसॉल्व हो चुकी है पार्टनरशिप तो बिजनेस वाउंड अप कराओ, अपनी अपनी प्रॉपर्टियां निकालो वहां से, ठीक है जी, सरप्लस बांटो और निकल जाओ वहां से। 47 कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर प्रपोजेस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है जी, देखो अब वो तो बाइंडिंग अप या फिर अपना डिसोल्यूशन की प्रोसेस चला लेंगे, लेकिन जिनका क्लेम वगैरह बनता है वो तो आएंगे, तो एक कंटिन्यूइंग अथॉरिटी बिठानी पड़ेगी पार्टनर्स की, जो वाइंडिंग अप का सारा काम संभालेंगे। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड द अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेंगे नॉटविथस्टैंडिंग द डिसोल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिसोल्यूशन हो चुका है, सो फार एज, कितना एज में जितना कि जरूरी था वाइंड अप के लिए या जरूरी है वाइंड अप के लिए ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन, और सारी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, बिगन बट अनफिनिश, जो शुरू हो चुकी थी परंतु अनफिनिश थी, कब, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बट नॉट अदरवाइज, दूसरी को लेंगे, ठीक होगा जी। प्रोवाइडेड दैट द फर्म
इज इन नो केस बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ ए पार्टनर, जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दिया गया है, ठीक है, जिसको बाउंड नहीं करेंगे। या फिर जिसके बारे में पता ही नहीं है कि भैया वो भी पार्टनर है, जैसे साइलेंट पार्टनर या फिर कई गुडविल पार्टनर्स होते हैं, उनके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है जी, तो उनको नहीं लपेटेंगे। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स, इन सेटलिंग द अकाउंट्स, ये करवाना है क्या? यस करवाना है ये। In settling the accounts of the firm after dissolution of the following rules shall subject to agreement with the partners be observed। losses जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होंगे डिफिशियंसीज, कमियां किसमें? कैपिटल में, पूंजी में। shall be paid first out of the profit, वो प्रॉफिट से सबसे पहले पे करी जाएंगी। नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, फिर कैपिटल में से पे करी जाएंगी। लास्टली यदि जरूरी है तो पार्टनरशिप इंडिविजुअली पर्सनली जो है प्रोपोर्शनली अपने अपने जितना जिस हिस्से में वो शेयर और लॉसेस करते थे उस हिस्से में वो डाल लेंगे फिर उसमें से। बी दी असेट जो फॉर्म इंक्लूडिंग जिसके अंदर कोई भी पैसा जो कि कंट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स के द्वारा टू मेक अप डिफिशिएंसीज कमियों को भरपाई के लिए कैपिटल की, शेल बी अप्लाइड, वो अप्लाई किया जाएगा फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले उधारी चुकाने में फॉर्म की थर्ड पार्टी से, फिर उसके बाद इन पेबल टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू, ठीक है जी, जो भी पार्टनर्स की तरफ से ड्यू था कैपिटल में, ठीक है जी, फिर वो चुकाया जाएगा। फिर तीसरा इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू हिम अकाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से जो कुछ ड्यू था वो। फिर इसके बाद जो बच जाएगा यदि कुछ बचता है शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर, ठीक है जी, सरप्लस के जैसे बांट दिया जाएगा उसके अंदर। अरे बाप रे। पेमेंट्स ऑफ द फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स, फिर इसको कल ही निपटाएं फिर। इसको कल ही निपटा देते क्योंकि इसका तो अभी कराना ही पड़ेगा, ये तो 70 वहां तक है अभी, और ये हुआ नहीं यार, मेरा ना अब सिर घूमने लग रहा है, सुबह से बोल रहा हूँ, ठीक है, हम्म, कल निपटाते हैं इसको। ठीक है, फोन कर देना।